हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत मेहनत से अपने एग्जाम्स को दे रहे होंगे। बहुत ही कठिन प्रयास किया होगा, बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। इस परिश्रम के घड़ी में फिजिक्स वाला फैमिली आपके साथ है हमेशा। अच्छे से एग्जाम दीजिए, अपना लक्ष्य अचीव कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था किसके बारे में? जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी कैसे होता है, क्या क्या चीजें हम उसमें करते हैं। वहां हमने देखा था कि हम किसी जीन को, जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या लक्षण के लिए जरूरी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम पहले पहचानते थे, यानी आइडेंटिफाई करते थे। आइडेंटिफाई करने के बाद टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, तरीकों का इस्तेमाल करके हम उसे जहाँ पे भी वो होता था वहाँ से उसे निकालते थे। निकालने के बाद हम क्या करते थे? उसकी बहुत सारी कॉपी तैयार करते थे। बहुत सारी कॉपी तैयार करने का हमारा पर्पज ये था कि मान लीजिए कि अगर कोई कैरेक्टर है जो हमें लग रहा है कि यहाँ से वहाँ चला जाता, यानी किस कोई अच्छा कैरेक्टर किसी में पाया जा रहा है। जैसे ना हमने पिछले अध्याय में एग्जाम्पल लिया था मैंगो का, आम का लिया था एग्जाम्पल, और हमने बताया था कि एक आम का कैरेक्टर जो है, एक आम जो है उसके एक उसमें जो मीठापन है वो दूसरे में नहीं था। एक आम काफी मीठा था और एक आम खट्टा था। तो ये मीठा कैरेक्टर होना यानी स्वीट होना, अब स्वीट होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, अगर उसे हम पहचान लें, पहचानने के बाद उसे हम निकाल सकें, और निकालने के बाद उसे जहां पे हम लगाना चाहते हैं वहां लगा सकें, इसी के बारे में पढ़ा था कि कैसे इस पूरे प्रक्रम को हम कंप्लीट करते हैं। तो हमने पिछले अध्याय में केवल हमने देखा था कि किन किन चीजों को फॉलो करके हम जीन को निकाल सकते हैं, जीन को पहचान सकते हैं, या जीन को अपने परपोषी में भेज सकते हैं, या होस्ट सेल में भेज सकते हैं। लेकिन ये जो अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं उसका दूसरा ही पार्ट समझिए इसे। तो इसमें हम देखेंगे कि चलिए भाई साहब, हमने जीन निकाल तो लिया, जीन की कॉपी तैयार तो कर ली, लेकिन अब हम उसका इस्तेमाल कहाँ करने वाले? बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा भी हड़बड़ाएंगे नहीं हम लोग। ठीक है? एग्जाम आपका चल रहा है, एकदम स्ट्रेस फ्री रहिए, मस्त पढ़ाई करिए, समझ समझ के पढ़िए, और समझ समझ के पढ़ेंगे तो उत्तर पुस्तिका में भी आप मस्त परफॉर्म करके आएंगे, रिजल्ट भी आपका मस्त आएगा। पूरे फिजिक्स वाला फैमिली की तरफ से हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ है। ठीक है? तो पढ़ते हैं हम लोग, शुरू करते हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका उपयोग। जानते हैं कि भैया हमने जैव प्रौद्योगिकी देखा तो कि क्या होता है। हमने बोला था जैव प्रौद्योगिकी के बारे में कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी जीव या उसके द्वारा बने हुए किसी उत्पाद या उसके द्वारा बनाए गए किसी एंजाइम का हम इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? अपने वेलफेयर के लिए। अपने वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम विज्ञान की उस शाखा को जैव प्रौद्योगिकी कहा करते थे। तो हम देखेंगे कि हम अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किन किन चीजों में जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, यही देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा, जो हम लोग कवर करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हमने जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में कैसे इस्तेमाल किया, यानी एग्रीकल्चरल लैंड पे, यानी एग्रीकल्चर के फील्ड में हमने कैसे इस्तेमाल किया। फिर हम ये भी जानेंगे कि हमने मेडिसिन में कैसे इसका इस्तेमाल किया। फिर जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल या प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। तो पहला हम जो पढ़ने वाले हैं इसके इस्तेमाल के बारे में कि भैया जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे होगा। तो पहला हम देखते हैं कि किस में होगा। तो हम जैव प्रौद्योगिकी और उसका इस्तेमाल करेंगे कैसे भैया? तो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। कृषि में क्या होगा? कृषि में क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर की बात करें तो हम एग्रीकल्चर में कर ही क्या सकते हैं? एग्रीकल्चर जैसे कृषि की बात करें तो कृषि से हम उगाते क्या है? हम खाने योग्य अन्न उगाते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा लक्ष्य क्या होगा कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी को हम क्यों लाएं? तो भैया बहुत जरूरी है इस लक्ष्य को जानना, क्योंकि लक्ष्य जानेंगे तो हम साध पाएंगे कि भैया हमें ये करना होगा। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या आए दिन बढ़ रही है। आए दिन बढ़ रही है, बस इसे समझिएगा, कोरिलेट करिएगा। आए दिन मान लीजिए हमारी समस्याएं या हमारे पॉपुलेशन बढ़ रही हैं, और पॉपुलेशन बढ़ रहा है अगर, तो हम
पिछले अध्याय में पढ़ भी चुके हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, रहने के लिए घर भी चाहिए और खेती के लिए जमीन भी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जब बढ़ेगा, प्राणियों की संख्या जब बढ़ेगी, तो खाने की डिमांड भी बढ़ेगी। तो भैया रहने के लिए हमने तो घर बना लिया, तो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड तो कम हो गया, तो खाने की डिमांड बढ़ी, खाने की मांग बढ़ी, लेकिन मांग बढ़ रही है, लेकिन जिसपे खाना उगाते थे वो जमीन तो कम होती दिख रही है दोस्त। तो जहन में एक सवाल आया कि भैया क्यों ना ऐसा करें कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन क्षमता ही बढ़ा दें। अगर उत्पादन क्षमता बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं जो मांग बढ़ रही है उससे हम निजात पा सकते हैं। तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी कैसे? तो हम अच्छे जीन्स का इस्तेमाल करके उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो कृषि में हम जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं। या मान लीजिए बहुत सारे पौधे हैं जिनमें कोई बीमारी लग गई, बीमारी लग गई, बीमारी लगेगी, तो डेफिनेट सी बात है जब हम बीमार होके अपना 100% नहीं दे पाते हैं, तो अगर कोई पौधे में बीमारी लग गई तो डेफिनेट सी बात है जितना उसका उत्पादन चाहिए नॉर्मल, उतना उत्पादन नहीं होगा, यानी उत्पादन में कमी होगी, और उत्पादन में कमी ही तो हम नहीं करना चाहते हैं। तो अगर हमें पता हो कि पौधे में कौन सी बीमारी हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्या किसी जीन की कमी की वजह से हो रही है, क्या इसका जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके इस बीमारी को दूर किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं उत्पादन में होने वाली कमी जो है उसको हम मैनेज कर सकते हैं कि नहीं? या मान लीजिए किसी प्लांट में क्वालिटी बढ़ा के, सपोज करिए फॉर एग्जांपल अगर हम दे ऐसी बात बोले कि हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, और हम बोलते हैं कि चावल हमें कार्बोहाइड्रेट देता है और दाल में बोलते हैं प्रोटीन मिलती है। तो चावल दाल का कॉम्बिनेशन जब हम बनाते हैं तो हमें हमें क्या मिल रहा होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिल रहा होता है। अब हमें इसके लिए चावल और दाल में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाने के लिए हमें दो अलग एग्रीकल्चरल लैंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। भाई एक जगह हमने दाल बोया, एक जगह हमने चावल यानी राइस प्लांटेशन की, लेकिन मिला हमें क्या? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिला। सपोज करिए कि हम ऐसा कुछ करें अपने जीन का इस्तेमाल करके कि हम कोई ऐसा फसल बनाएं इस जैव प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से जिसमें एक ही खाने के पदार्थ में, मतलब हम कुछ एक ही खाएं, एक ही क्रॉपिंग लैंड पे उगाएं उसे, एक ही समय में उगाएं उसे, लेकिन हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल रहा हो। तो क्वालिटी अगर हमने सही कर ली तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी कम भी रहेगी तो काम चल जाएगी। तो हम जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में इस्तेमाल इन तरीकों का यूज करके कर सकते हैं कि हम या तो क्वालिटी बढ़ा लें या तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं कि क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई तब भी हमारा सही है, क्वालिटी भी बढ़ा लिया। ये तब तमाम बातों को हम जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का यूज कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चरल लैंड में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहला जो उदाहरण लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी में, चलिए उसके बारे में हम सोचते हैं कि क्या हो सकता है। जैव प्रौद्योगिकी का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपने कहीं नाम सुना होगा जैव प्रौद्योगिकी में कि आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत प्यार से समझिएगा, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? जैसे कॉटन तो हम बोलते हैं, मान लीजिए रुई होता है, और बहुत जगह कपास जिसे कहते हैं, बहुत जगह इसकी खेती होती है। और जो खेती होती है क्योंकि ये कैश क्रॉप है, जरूरी नहीं है कि हम हर क्रॉप को केवल खाने में इस्तेमाल करें। कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जिससे हम पैसे अर्न करते हैं और उन पैसे से अपने खाने पीने की चीजें या वस्तुएं फुलफिल करते हैं। तो बीटी कॉटन उसी तरह का एक कैश क्रॉप है जिसको हम पैसे के लिए बोते हैं। तो कॉटन हम बो रहे होते हैं, लेकिन हम देखे आए दिनों एक समस्या देखने में आई कि जहां पे भी कॉटन की खेती होती थी वहां देखा गया कि कुछ कीट होते हैं, यानी कुछ पेस्ट होते हैं जो जो एक कॉटन का पौधा होता है उसकी पत्तियों पे बैठते हैं, या उसके जो फ्लावरिंग जो न्यूली फ्लावर्ड यानी कलियां होती हैं उस पे बैठते हैं और फ्लावर को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। सिंपल सी बात है, आप सबको पता होगा कि फ्लावर ही फ्रूट बनाता है। तो अगर फ्लावर ही नष्ट कर देंगे आप, फूल ही नष्ट कर देंगे, पुष्प ही नष्ट कर देंगे, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कुछ कीट होते थे जो कॉटन के प्लांट पे फीड करते थे, जिन्हें हम पेस्ट कहते हैं। कीट का मतलब अंग्रेजी में हम समझ सकते हैं पेस्ट। पेस्ट पहले बहुत प्यार से समझेंगे।
तो कॉटन तो एक नॉर्मल टर्म हो गया कि भैया कॉटन तो हम बोते थे। अब हम सर बोल रहे हैं कि बीटी कॉटन, यानी ये बीटी क्या है, यानी ये बीटी क्या है। तो बीटी डिनोट कर रहा है कि हमने जो कॉटन बनाया है उसके जीन में कुछ ना कुछ चेंज किया है, उसके जीन में कुछ ना कुछ चेंज किया है, तो हम बोल रहे हैं बीटी कॉटन। अब बीटी टर्म कहाँ से आया, बीटी ही क्यों बोल रहे हैं हम भाई, तो बीटी क्यों बोल रहे हैं इस बात को समझें। तो बीटी में जो बीटी है वो डिनोट कर रहा है एक बैक्टीरिया को जिसको बोलते हैं बैसिलस, बैसिलस थ्रूएनजिएंसिस। पहले समझेंगे बैसिलस थ्रूएनजिएंसिस। बैसिलस थ्रूएनजिएंसिस एक बैक्टीरिया होता है। अब देखेंगे बैक्टीरिया का कैसे हमने इस्तेमाल किया। ये जो बैसिलस थ्रूएनजिएंसिस बैक्टीरिया होता है, ये जो बैसिलस थ्रूएनजिएंसिस बैक्टीरिया है, हमने क्या कहा था कि जैव प्रौद्योगिकी हम पढ़ेंगे तो करेंगे क्या, तो जैव प्रौद्योगिकी में हम यही करेंगे या तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या तो उसके द्वारा बनाए गए किसी उत्पाद का, या तो उसके द्वारा बनाए गए किसी एंजाइम का हम इस्तेमाल करेंगे। यही तो कहा था हमने। चलिए, तो बेसिकली बैसिलस थ्रूएनजिएंसिस जो होता है इसके पास होता है एक क्राइजीन। क्या होता है, क्राइजीन होता है। समझेंगे इस पूरे प्रोसेस को। अब क्राइजीन हम बोल रहे हैं, तो ये जो जीन है वो कोई प्रोटीन बनाता होगा, तो हम क्राइजीन बोल रहे हैं, तो हम सीधे सी बात बोलना चाह रहे हैं कि ये क्राइजीन बैसिलस थ्रोएंजेंसिस में एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल प्रोटीन। क्या बोलते हैं भैया, क्रिस्टल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल प्रोटीन। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बनाता है क्रिस्टल प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। बहुत ध्यान से देखिए, देखेंगे कि हम किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्रिस्टल प्रोटीन, प्रोटीन की क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। एक मिनट। क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। अब देखेंगे कि हम कैसे इस क्रिस्टल प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बोला है कि जैव प्रौद्योगिकी में हम करेंगे क्या, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी सूक्ष्म जीव इटसेल्फ, या उसके द्वारा बनाए किसी उत्पाद, या उसके द्वारा बनाए किसी एंजाइम का हम यूज करेंगे वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए। हमने देखा कि हमारे पास कॉटन का जो पौधा था उसको कीट यानी पेस्ट बहुत नुकसान पहुंचाते थे, जिसकी वजह से इसके उत्पादन में कमी आई। तो हमने क्या किया कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, यानी जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। और जैव प्रौद्योगिकी में क्या किया हमने, तो बैसिलस थ्रूएंजिएंसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो जिसके पास एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्राइजीन, यानी क्राइजीन बोलते हैं। और एक क्राइजीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो ये बनाता है क्राइजीन क्रिस्टल प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। अब क्रिस्टल प्रोटीन जो होता है, ये जो क्रिस्टल प्रोटीन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो घुल जाता है। अगर ये घुलनशील होता है किसमें, ये घुलनशील होता है एल्केलाइन फॉस्फेट में, घुलनशील होता है एल्केलाइन फॉस्फेट में, एल्केलाइन फॉस्फेट में। तो बैसिलस थ्रोएंजिएंसिस के क्राई जीन द्वारा बनाया गया ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है, उसको अगर हमें डिजॉल्व करना है या घोलना है तो उसके लिए एल्केलाइन फॉस्फेट का होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। लेकिन क्या होता है इत्तेफाक से दोस्त, कि पौधों में एल्केलाइन फॉस्फेट नहीं पाया जाता है, पौधों में एल्केलाइन फॉस्फेट नहीं पाया जाता है। पौधों में क्या है, एल्केलाइन फॉस्फेट जिसे हम कह रहे हैं, पौधों में एल्कलाइन फॉस्फेट जो होता है वो नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अब हमने क्या किया, ये जो क्राइजीन था, क्या किया, क्राइजीन था, उसको हमने पौधे में, किसमें, कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया भैया, क्राइजीन को कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया।
हमने यहाँ लिख लिया क्राइजीन। बहुत प्यार से समझेंगे। इस क्राइजीन को हमने क्या किया, इस पौधे में डाल दिया जो कि कॉटन का है, जो कि किसका है, कॉटन का है। हमने इस पौधे में डाल दिया, कॉटन के पौधे में। ठीक है। अब एक क्राइजीन जब इस पौधे से एसोसिएट हो जाएगा तो क्या करेगा, यही क्राइजीन क्रिस्टल प्रोटीन बना रहा होगा, यानी क्राई प्रोटीन बना रहा होगा इस पौधे में। बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा? जब एक क्राइजीन जाएगा तो क्रिस्टल प्रोटीन डेफिनेटली बनाएगा इस पौधे में। और कीट जो है, जो कीट का लार्वा है, वो फिर आएगा और इस पौधे पे खाएगा। तो क्राइजीन जब पौधे में बना तो इसमें क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेट तो पौधे में है नहीं। एल्कलाइन फॉस्फेट क्या है, पौधे में है नहीं। जब नहीं है तो क्रिस्टल प्रोटीन डिसॉल्व तो होगा नहीं। और जब कीट उसे खाएगा, जो भी पेस्ट है उसे खाएगा, तो पेस्ट के अंदर चला जाएगा एक क्राई प्रोटीन। ये कहाँ चला जाएगा, पेस्ट के अंदर, यानी कीट के अंदर चला जाएगा। कहाँ, कीट के कहाँ, तो गट में चला जाएगा, पेस्ट के गट में चला जाएगा। और गट में जाएगा तो उसके लिए प्रोटीन क्या होगा, टॉक्सिक हो जाएगा, यानी जहरीला हो जाएगा, जहर हो जाएगा। और क्या होगा, जो कीट होगा वो मर जाएगा। तो इस तरह से हमने एक पौधा बना लिया, किसका इस्तेमाल करके, एक बैक्टीरिया के जीन का इस्तेमाल करके, जिसका नाम था बैसिलस थ्रूएनजेंसिस, जिसके पास जीन था क्राई जीन, जो एक प्रोटीन बनाता था क्रिस्टल प्रोटीन। उसका इस्तेमाल करके हमने क्या किया, एक ऐसा पौधा बनाया, एक ऐसा पौधा बनाया जो अब पेस्ट रेजिस्टेंट है, यानी कीट प्रतिरोधक पौधा बनाया हमने। कीट प्रतिरोधक पौधा बनाया। और एक कीट प्रतिरोधक पौधा जो जिसे बीटी कॉटन हम कह रहे हैं, इसकी शुरुआत या पहली बार हमने बनाया कभी से, 2002 में, सन 2002 में बीटी कॉटन हमने बनाया। तो बात समझ में आ गई होगी कि भैया कृषि में हमने इसका इस्तेमाल कैसे किया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, थोड़ा देखते हैं उनको कि और कौन से एग्जाम्पल हैं। लेकिन बीटी कॉटन जब हम देख ही रहे थे तो देखिए, एक जैसे जिसमें कीट नहीं लगा है उसमें बढ़िया मस्त फ्लावरिंग हुई है, यानी हमारा जो कॉटन है उसका प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जिसमें कीट लग गया है, देख रहे होंगे यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हो रही होगी। यहाँ पे जो भी कपास ऑब्टेन करना है, कॉटन ऑब्टेन करना है, उसमें नहीं हो पा रहा है। तो भैया जब बनेगा ही नहीं, जब फ्लावर रहेगा ही नहीं, तो प्रोडक्शन तो कम हो गया। लेकिन हमने क्या किया, इस पौधे को क्राइजीन इंट्रोड्यूस करने के बाद कीट से प्रतिरोधक बना दिया। अब हमारा क्या होगा, कीट प्रतिरोधी ये पौधा हो जाएगा, तो प्रोडक्शन हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्शन हमने बढ़ा लिया। हमारा डिमांड भी तो यही था, हमारा चाहत भी यही थी कि जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हम अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें। तो कृषि में हमने ऐसे जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ाया या बनाया या इंट्रोड्यूस किया। अब हम बात करें कि भैया चलो जैव प्रौद्योगिकी में हमने बीटी कॉटन तो देख लिया, जो कि बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है जब, तो उस बात को समझेंगे। अब क्या होता है, थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा, दूसरा एग्जाम्पल एक ले लें, क्या करते हैं भाई। चलिए बीटी कॉटन तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम। तो आपने सुना होगा, हमने कहा कहा कि जैव प्रौद्योगिकी की जब हम बात करते हैं तो हम किसी ऑर्गेनिज्म का या उसके द्वारा बनाए किसी प्रोडक्ट का या एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने नाम सुना होगा लीच का, लीच का जोंक, आपने नाम सुना होगा जोंक। अगर हम बात करें फाइलम में तो इसको हम हिरुडिनेरिया बोलते हैं, हिरुडिनेरियम लेते हैं। या इसे लीच बोलते हैं, जोंक या हेरोडिनेरिया या लीच बोलते हैं, इसे नाम तो सुना ही होगा। जो जोंक या हेरोडिनेरिया या लीच होता है, इसके पास एक प्रोटीन पाया जाता है, हिरुडिन प्रोटीन, हिरुडिन प्रोटीन। इसके पास क्या पाया जाता है, हिरुडिन प्रोटीन पाया जाता है। अब सोच रहे होंगे आप कि भैया हेरोडिन प्रोटीन क्या होता है। हेरोडिन प्रोटीन क्या होता है, वो एंटी कोआगुलेंट की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है, एंटी कोआगुलेंट, यानी रक्त को थक्का बनने से रोकता है, रक्त को
बनने से रोकता है, रक्त को थक्का बनने से रोकता है, यानी एक नेचुरल एंटीकोआगुलेंट होता है। क्या होता है भैया? एक नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है, नेचर से हमें मिल रहा है, नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है। नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है, यानी रक्त को थक्का बनने से जब ये रोकता है, तो हमने सोचा, हमने क्या किया, इसके साथ कांड किया एक। तो हिरुडिन प्रोटीन है, तो सिंपल सी बात है, इस हिरुडिन प्रोटीन को बनाने के लिए कोई ना कोई जीन होगा, कोई ना कोई जीन तो होगा जो इस हिरुडिन प्रोटीन को बना रहा होगा। अब हमने क्या किया, उस जीन को आइडेंटिफाई किया, पहचाना, पहचानने के बाद उसे निकाला, और निकालने के बाद हमारे पास एक प्लांट था जिसका नाम था ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका नेपस में हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया इसे, ब्रेसिका नेपस में इसे इंट्रोड्यूस किया। ब्रेसिका नेपस में इस जीन को क्या किया, हमने डाला। अब हम इस ब्रेसिका नेपस से तेल तो लेंगे ही लेंगे, तेल तो पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन इस ब्रेसिका नेपस की क्वालिटी हमने बढ़ा ली है। क्या बढ़ा ली है भैया? तो ब्रेसिका नेपस में हमने एक जीन डाला था जो बना रहा होगा हीरोडिन प्रोटीन। तो हम फैट तो ले ही रहे हैं, लेकिन एक नेचुरल एंटीकोआगुलेंट भी ले रहे हैं इसके साथ में। यानी हमने क्या की, जो भी हम फसल उगाते थे उसकी क्वालिटी बढ़ा लिया हमने, और क्वालिटी बढ़ा ली, एक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ा लिया। तो देखिए हमने कैसे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया या जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया कृषि में, किया कि नहीं किया? तो देखिए जोंक में हिरुडिन प्रोटीन पाया जाता था जो नेचुरल एंटीकोआगुलेंट की तरह काम करता था। नेचुरल एंटीकोआगुलेंट यानी रक्त को थक्का बनने से रोकता था। तो हम क्या सोचे कि चलो एक कोई प्रोटीन है अगर हिरुडिन, तो बनाने के लिए इसके जीन कोई ना कोई जिम्मेदार होगा, और जो जिम्मेदार जीन है अगर हम उसे पहचान लें और पहचानने के बाद निकाल लें और हम अपने फसल में इंट्रोड्यूस करें, तो एक बात तो मिलेगा ही मिलेगा कि जिस क्रॉप को खाने से जो भी हम पा रहे थे, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन जो भी पा रहे थे, उसके क्वालिटी में एक चीज हमने बढ़ा दी है। और क्या बढ़ा दी कि भैया हमने उसमें एक नेचुरल एंटीकोआगुलेंट ऐड कर दिया है। किसका इस्तेमाल करके? तो जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके। चलिए इस तरह का एक और एग्जाम्पल है जो कि आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो बहुत ही हिट है, जिसका नाम है गोल्डन राइस, जिसका नाम है गोल्डन राइस। चलिए आपकी सुविधा के लिए इसे पीले से लिख भी लेते हैं, गोल्डन राइस। पहले इसकी कहानी जान लेते हैं हम लोग कि आखिर में गोल्डन राइस है क्या। गोल्डन राइस की कहानी जब हम जानेंगे तो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे क्या था, वहां पे स्टेपल्ड फूड, यानी स्टेपल्ड फूड का मतलब हर इलाके का एक अपना स्पेशल फूड होता है। जैसे बिहार के या यूपी के किसी इलाकों में देखेंगे तो चावल ज्यादा खाया जाता होगा, कहीं पे रोटी ज्यादा खाई जाती होंगी। इस तरह के जब साउथ में जाइएगा तो वहां पे भी चावल के बने हुए प्रोडक्ट ज्यादा खाए जाते हैं। तो जो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था, वहाँ का स्टेपल्ड फूड जो था वो राइस था। चावल लोग वहाँ का मतलब मैक्सिमम लोग ज्यादा खाते थे। अगर हम खाने में सभी चीजों को कंपेयर करें और जो चीज जहाँ पे खाई जाती है ज्यादा वहाँ का, उसे हम स्टेपल्ड फूड बोलते हैं। तो वहाँ पे लगभग लोग राइस ज्यादा कंज्यूम करते थे। चलिए राइस कंज्यूम करते थे, ये तो अच्छी बात है कि चलो कार्बोहाइड्रेट उनको मिल रहा है, लेकिन इनके कंजम्पशन से हमें दुख किस बात का है? तो दुख किसी बात का नहीं है, लेकिन देखा गया कि साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे जो फूड हैबिट है, वहां पे विटामिन ए की कमी की वजह से लोगों में रतौंधी बहुत होती थी। क्या होता था? रतौंधी बहुत होती थी। अब जो विटामिन ए है वो कौन होता है भैया? वो प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का, बीटा कैरोटीन। क्या होता है भैया? बीटा कैरोटीन जो होता है वो प्रिकर्सर होता है किसका? विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का। यानी बीटा कैरोटीन से ही क्या बनता है? विटामिन ए बनता है। क्या बनता है? विटामिन ए बनता है। तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो हमारा बीटा कैरोटीन है, लाजिमी सी बात है कि बीटा कैरोटीन जब विटामिन ए बनाता है तो इस बीटा कैरोटीन को बनाने के लिए कोई जीन होगा, कोई जीन तो होगा। जो जीन है अगर हम उसे पहचान लें, अगर हम उसे पहचान लें तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ स्टेपल डाइट राइस तो है ही। जहाँ पे भी ये समस्या देखी गई थी कि जहाँ पे स्टेपल डाइट राइस है, वहां पे हम क्या करें कि अगर इसी राइस, क्योंकि राइस तो सब लोग कंज्यूम कर ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, चावल सब लोग खा ही रहे हैं, तो चावल खा रहे हैं और हम कुछ ऐसा करें कि उसके साथ उनको विटामिन ए खाने की भी आदत लग जाए।
अलग से ना लेना पड़े उन्हें विटामिन, उसी चावल के साथ उन्हें विटामिन ए मिल जाए, तो हमने क्या किया, इसी चावल को इनरिच कर दिया विटामिन ए से। कैसे किया होगा, तो हमने बताया कि ये जो हमारा बीटा कैरोटीन होता है वो प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। अब बीटा कैरोटीन को बनाने के लिए जो जीन जिम्मेदार है, उस जीन को हमने पहचाना। पहचानने के बाद क्या किया, उसे आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद वही जैव प्रौद्योगिकी की प्रोसेस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके इस राइस प्लांट में इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो चावल बना, ये जो राइस बना, तो राइस तो मिला ही, कार्बोहाइड्रेट तो देगा ही देगा दोस्त, लेकिन उसके साथ इसका एक लक्षण और भी तो हमने बढ़ा दिया कि भैया अब इसमें विटामिन ए भी है। विटामिन ए भी है, विटामिन ए भी है। और इस सुनहले कलर का थोड़ा चावल हो गया, इसका नाम दिया गया गोल्डन राइस। जब कहीं बायो फोर्टिफिकेशन पढ़ रहे होंगे वहां भी हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन में, बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी चीज को इनरिच करें न्यूट्रिएंट से, तो उसे हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, राइस को। ऐसे बहुत सारे बहुतेरे एग्जाम्पल हैं जिससे हम बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड को एग्रीकल्चर में उतारे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। किसका एग्जाम्पल ले ले भाई, तो फ्लेवर सेवर टोमेटो का ले ले। फ्लेवर सेवर टोमेटो बहुत ही हिट रहा है एग्जाम्पल में, तो चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो के जिक्र कर लें कि भैया होता क्या है। जैसे देखा होगा कि मैक्सिमम हम लोग के यहाँ इंडिया में क्या होता था कि हम लोग टमाटर जो है वो इंपोर्ट करते थे, बाहर के देशों से मंगाते थे। सपोज करिए कि हम बाहर के देश से टमाटर मंगा रहे हैं, तो बाहर के देश से जो टमाटर आएगा तो कैसे आएगा, तो शिप से, पानी की जहाज से आएगा। और जब पानी की जहाज से आएगा तो पहले तो वहां के लोकल मार्केट से आएगा, बंदरगाह पे आएगा, बंदरगाह पे आएगा, और बंदरगाह पे आने के बाद पानी की जहाज में उसे लोड किया जाएगा। पानी की जहाज की स्पीड आपको पता होगी, फिर महीने 10 15 दिन 20 दिन जैसा भी दूरी उसको जाना होगा, उतने दूर के बाद वो पहुंचता होगा। तब तक हमने क्या देखा कि मान लीजिए हम 100 टमाटर खरीद के लाए थे। टमाटर कुछ रास्ते में पक गए, और पकने के बाद क्या हुआ, वो धीरे 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 सिकुड़ गए, सूख गए। देखते भी होंगे आप, अपने घर पे भी टमाटर लाते होंगे बहुत पका हुआ, तो क्या होता होगा, 1 से 2 दिन में उसकी हरिया, उसका जो ताजापन है उतना नहीं रह जाता है, धीरे 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 वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो क्या हो जाती है, धीरे 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 डिजॉल्व होने लगती है। ऐसा देखा होगा आपने। तो होता क्या है, जो हमारा टोमेटो है, अब हम 100 टमाटर अगर खरीदे थे दोस्त लाने के लिए कि चलो भारत लेके चलेंगे 100 टमाटर, लेकिन बंदरगाह, पानी के जहाज, इन तमाम चीजों को पार करते करते जब उसको 20 दिन बीच बीत गया, और जब हम भारत में उतरे तो हमारे पास 50 टमाटर ही बचा। तो हमारा प्रोडक्शन या उत्पाद तो कम हो गया ना। उत्पाद तो तब हम कहेंगे जिस चीज को हम जितना इस्तेमाल के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना जिस चीज का इस्तेमाल कर सकें। यहाँ तो इस्तेमाल हो ही नहीं पाया, 50 खराब हो गया। जब खराब हो गया तो एक जहन में बात आई कि चलो हम कुछ ऐसा करें कि जो पकने का प्रोसेस है, जो पकने का प्रोसेस है वही देर तक करा दें, डिले इन राइपनिंग करा दें। तो होता क्या है कि हमारे पास जो जो भी टमाटर है, चलो लाल रंग से कर लें टमाटर, थोड़ा दुख कम होगा। मान लीजिए टमाटर है, जिसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा, पेक्टीन। क्या पाया जाता है, पेक्टीन। और यही पेक्टीन क्या करता है, धीरे 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 पकने के बाद क्या करता है, इसको सिकुड़ा देता है। अब पेक्टीन को खत्म कौन करता है, पेक्टीन को खत्म करने के लिए एक एंजाइम पाया जाता है, पॉलीगैलेक्टोयूरिडेज। पॉलीगैलेक्टो यूरिडेज। ये पॉलीगैलेक्टोयूरिडेज क्या करेगा, इस पेक्टीन को डिसॉल्व कर देगा। पेक्टीन को डिसॉल्व कर देगा। पेक्टीन को क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा, खत्म कर देगा। पेक्टीन को जब डिसॉल्व कर देगा, खत्म कर देगा, तो हम क्यों ना पॉलीगैलेक्टो यूरिनोज बनाने वाला जो हमारा जीन है इसको निकालें, और इस जीन को हम अपने टमाटर के पौधे में लगा दें। तो क्या होगा, जब पेक्टीन खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे राइपनिंग की समस्या खत्म से इजाद पा जाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी। इस तरह का फ्लेवर सुवर टोमेटो बनाने के लिए एक साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा चर्चित है, जिनका नाम है मैक ग्रेगर। क्या नाम है भैया, मैक ग्रेगर।
ये आपके बहुविकल्पीय सवालों में पूछे गए हैं, इसलिए इनके नाम का जिक्र किया गया। तो मैक ग्रेगर साहब ने फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया था बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है। किसमें? अब एग्रीकल्चर के फील्ड में हो गया, यानी कृषि के फील्ड में। इस तरह टोबैको के प्लांट के बारे में कहानी सुना होगा, तो टोबैको को भी हमने पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया है। ऐसे बहुत तेरे एग्जाम्पल है जिसने हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है एग्रीकल्चरल क्रॉप की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए या क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता या उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है? जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है। अब बात करें कि चलो भैया ये तो हमने जो बात की वो किसकी बात हो गई? ये तो बात हो गई कि चलो हमने एग्रीकल्चरल फील्ड में इसका इतना कांड किया। अब दूसरी बात जो आएगी कि आएगा कि हमने देखते हैं क्या आएगा दूसरी बात। तो आनुवंशिक निर्मित इंसुलिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में क्या इस्तेमाल हो सकता है भैया? चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या इस्तेमाल है? चलिए समझ लेते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में बायो पढ़ रहे हो तो डॉक्टर बनने की तमन्ना दिल में होगी ही, और दिल में तमन्ना होगी तो थोड़ा जान लेते हैं कि भैया जब चिकित्सक बनेंगे आप एक, तो चिकित्सा के फील्ड में या चिकित्सक जब बन जाएंगे तो चिकित्सा में कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी का? तो समझते हैं। तो सबसे पहला हम जो लेते हैं एग्जाम्पल वो ले ही लेते हैं आनुवंशिक निर्मित इंसुलिन यानी जेनेटिकली इंसुलिन की बात करेंगे। अच्छा, इंसुलिन की जब हम बात कर रहे हैं तो दिल बहुत खुश होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि इंसुलिन बनता कहाँ है, तो कहाँ बनता है दोस्त? तो हमारे यहाँ पेंक्रियाज जो अग्नाशय पाया जाता है, तो अग्नाशय के बीटा सेल्स में, यानी पेंक्रियाज जो होता है में जो लैंगरहैंस सेल्स होती हैं उसमें बीटा सेल्स जो होती हैं, बीटा सेल्स जो होती हैं, बीटा कोशिका जो होती है वो बनाती है क्या? इंसुलिन। क्या बनाती है? इंसुलिन। बीटा कोशिका जो होती है वो क्या बनाती है? इंसुलिन बनाती है। भैया समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर में इंसुलिन होता क्या है। तो आपको पता होगा कि हमारे रक्त में जो शुगर यानी शर्करा का जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी शर्करा के लेवल को ये बैलेंस करके रखता है। रक्त में शर्करा के लेवल को लिख भी लेते हैं, रक्त में शर्करा के लेवल को बैलेंस करता है। रक्त में शर्करा को बैलेंस करता है। मेंटेन करता, लिख दे। रक्त में शर्करा को मेंटेन करता है। बहुत सारी बीमारी सुनी होगी इंसुलिन की कमी की वजह से। बीमारी जो सुनी होगी आपने जो बहुत कॉमन है, मधुमेह के बारे में सुना होगा। मधुमेह, हमने बोला कि रक्त में शर्करा के लेवल को क्या करता है? बैलेंस करके रखता है। रक्त में शर्करा के लेवल को क्या करता है? बैलेंस करके रखता है। तो मान लीजिए इंसुलिन की कमी हो जाए किसी इंसान में, तो रक्त में तो शर्करा का लेवल जो है बढ़ता चला जाएगा। तो हम बोलते हैं बाद में कि शुगर की बीमारी हो गई है, जो कि बहुत ही कॉमन हो गया आज के दिन में, आज के लाइफ स्टाइल में। तो जो इंसुलिन है वो बनता कहाँ पे है? हमारे पेंक्रियाज यानी अग्नाशय में। और वहाँ पे जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है उसमें जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन बनाती है। तो इंसुलिन इसलिए है जरूरी पढ़ना कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन ऑब्टेन किए जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके। थोड़ा सा फोकस करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़े। तो जब हमने देखा कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मधुमेह से पीड़ित होने लगे, तो उनमें इंसुलिन जो इंसुलिन डिपेंडेंट जो पेशेंट या रोगी होता था उसको हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता था। तो भैया वो इंसुलिन लाते कहाँ से थे हम? तो इंसुलिन लाते थे कैटल से यानी जानवरों से लाते थे। तो भैया जानवर में पाए जाने वाला जो, क्योंकि जानवर में भी तो इंसुलिन का काम सेम ही होगा कि वहां पे भी ये शर्करा के लेवल को बैलेंस करता होगा रक्त में। लेकिन सिंपल सी बात है कि जो शर्करा हम कंज्यूम कर रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसका कंपोजिशनल चेंज तो जानवरों में होगा ही होगा, क्योंकि उनका फीडिंग अलग, हमारा फीडिंग अलग। उनके बॉडी की क्रियाशैली अलग, हमारे बॉडी की क्रियाशैली थोड़ी सी तो अलग होगी। तो जब जानवरों से हम इंसुलिन ऑब्टेन करते थे तो चलिए शर्करा का लेवल तो बैलेंस होता ही होता था,
अच्छी बात है, लेकिन हमें कुछ और भी साइड इफेक्ट मिलते थे क्योंकि हम जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया बहुत चिंता की विषय हुई कि हम इंसुलिन कैसे हम बनाएं जो आदमियों के लिए बने, जो आदमियों के लिए हो, इंसानों के लिए हो और इंसानों से बने। तो पहले हमने जाना कि इंसुलिन होता क्या है, तो इंसुलिन के बारे में थोड़ा जानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बीटा सेल इंसुलिन बनाती है वो शुरुआत में जो होता है अक्रिय होता है। अक्रिय होता है यानी प्रो फॉर्म में होता है, यानी प्रो इंसुलिन बनाता है। प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन शुरुआत में जो बनेगा अक्रिय रहेगा। यानी शुरुआत में जब बना हुआ बीटा सेल से जो हमारा इंसुलिन है वो क्रियाशील नहीं होगा। चलिए ये भी हम देख लेते हैं कि क्रियाशील नहीं है तो क्या होता है, बाद में कैसे क्रियाशील होता है। लेकिन पहले अपने इंसुलिन के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे इंसुलिन में जब देखा, जो कि हम बीटा सेल्स बनाती हैं, तो उसमें देखा गया कि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पाया जाता है। एक ए, हमने लिख दिया ये ए। दूसरा जो होता है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि दिल नहीं टूटेगा आपका। दूसरा होता है बी। मान लीजिए कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन को एक तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो जोड़ रहा होता है इसे। ये जो हरे रंग से हमने दिखाया है इसको हम बोलते हैं सी पॉलीपेप्टाइड। ए पॉलीपेप्टाइड, बी पॉलीपेप्टाइड और सी पॉलीपेप्टाइड, यानी 3 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं हमारे यहाँ प्रो इंसुलिन में। हम इसकी बात कर रहे हैं अभी दोस्त। हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं प्रो इंसुलिन की। जो अक्रिय हमारे पास इंसुलिन है उसकी बात कर रहे हैं। अक्रिय इंसुलिन है उसकी हम बात कर रहे हैं अभी। चलिए, अक्रिय इंसुलिन की बात कर रहे हैं। अब होता क्या है, सक्रिय कैसे होता है? तो जो ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन है एक दूसरे से जुड़ते हैं, किससे? डाई सल्फाइड बॉन्ड से। ए और बी पॉलीपेप्टाइड के बीच में बनता है क्या? डाई सल्फाइड बॉन्ड। क्या बनता है भैया? डाई सल्फाइड बॉन्ड। डाई सल्फाइड बॉन्ड बनता है इनके बीच में। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। किसके बीच में भैया? ए और बी के बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड बनता है। तो भैया आप सोच रहे होंगे कि सी क्या करता है? तो जो सी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो मदद करता है ए और बी को साथ लाने के लिए। मदद करता है किसमें? ए और बी को साथ लाने में। सी का बस इतना ही रोल है कि ए और बी साथ आ जाए, डाई सल्फाइड बॉन्ड इनके बीच बन जाए, फिर सी का काम खत्म। यानी जो मेच्योर इंसुलिन होगा उसमें केवल 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाएंगी, ए और बी। यानी जब डाई सल्फाइड बॉन्ड बन गया तो हमारा इंसुलिन कुछ ऐसा दिखने लगा। कैसा दिखने लगा दोस्त? तो ऐसा हो गया। और इनके बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड हमने बना दिया, तो हमारा ये मेच्योर इंसुलिन बन गया। अब हम इसे बोलेंगे इंसुलिन। अब सी का काम खत्म हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहें तो ए वाले में और बी पॉलीपेप्टाइड चेन में इसमें 21 एमिनो एसिड और इसमें 30 एमिनो एसिड पाया जाता। चलिए, नीट में पूछा जाता है कभी कभी, तो थोड़ा सा और दिल खुश रहेगा आपका। यानी टोटल इंसुलिन की हम बात करेंगे तो लगभग 51 एमिनो एसिड से एक मेच्योर इंसुलिन बना होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? पहले ध्यान दे लीजिए। हमने बात की कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन के बारे में बात कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इंसुलिन की समस्या यानी इंसुलिन की डिमांड जब बढ़ने लगी तो पहले हम कैटल से ऑब्टेन करते थे, यानी जानवरों से ऑब्टेन करते थे। फिर हमने सोचा कि हम क्या कुछ ऐसा करें अपने बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कि हम सेम ह्यूमन के एनालॉग इंसुलिन बना सकें। तो पहले हमने क्या देखा, इंसुलिन कैसे बना हुआ है या कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने देखा कि इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ए पॉलीपेप्टाइड, बी पॉलीपेप्टाइड और सी पॉलीपेप्टाइड चेन। जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन, बी पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक दूसरे से डाई सल्फाइड बॉन्ड से बनी होती है, जुड़ी होती है। लेकिन सी पॉलीपेप्टाइड चेन बस उनको जोड़ने में मदद करता है। तो इनिशियली जो बीटा सेल्स में बना हुआ इंसुलिन होता है वो प्रो इंसुलिन होता है, वो सक्रिय नहीं होता है, अक्रिय होता है। फिर बाद में हमने देखा कि जो सी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो हमारे बी, जो हमारा मेच्योर इंसुलिन है, उससे हट जाता है। क्यों? क्योंकि इसका काम ही इतना था कि जब ए पॉलीपेप्टाइड एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़े तो इसमें डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाने तक इसका बस रोल होता है। फिर हमने बताया कि हमारा इंसुलिन जो था अब वो सक्रिय हो गया।
अब जो इंसुलिन है वो सक्रिय हो गया और लगभग ए पॉलीपेप्टाइड चेन में 21 एमिनो एसिड और बी पॉलीपेप्टाइड चेन में 30 एमिनो एसिड मिलने लगे। तो अगर हम बात करें तो इंसुलिन में अगर आपसे पूछा भी जाए तो 51 एमिनो एसिड हमारे इंसुलिन में पाया जाता है। ये तो बात कहानी हो गई इंसुलिन की। अब बात करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी में इस इंसुलिन का क्या रोल है, या इस इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी में कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, या बायोटेक्नोलॉजी का इस इंसुलिन को बनाने में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमको ये सब बातें पता चल गई, तो हमने क्या किया दोस्त कि ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाला जीन, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि कोई तो जीन होगा, कोई तो जीन होगा जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा होगा, जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा होगा, कोई तो जीन होगा। और कोई जीन होगा जो बी पॉलीपेप्टाइड का बना रहा होगा। कोई जीन मान लीजिए ये बी है जो बी पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है, बी पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है। ठीक है, हम क्या करें, इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाले जीन को आइसोलेट करें, इन दोनों को आइसोलेट कर लें, निकाल लें, और निकाल करके कुछ ऐसा कल्चर दें कि हम लैब में ही ए पॉलीपेप्टाइड चेन और बी पॉलीपेप्टाइड चेन बना के और ऐसी कंडीशन दे जिसमें दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाए, तो हम लैब में इंसुलिन बना सकते हैं। लैब में इंसुलिन बना सकते हैं जो कि जस्ट एनालॉग होगा किसके भैया, तो ह्यूमन इंसुलिन के, उसे बोला गया ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन, ह्यूमन इंसुलिन बनाया। सबसे पहला ऐसे कोई कंपनी थी जिसका नाम था इली लीली। क्या नाम था? इली लीली। इली लिली कंपनी ने कॉमर्शियली लेवल पे इसे प्रोड्यूस किया 1983 में। हम देख रहे हैं कि कैसे हम मेडिकल के फील्ड में भी जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो हमने ये बनाया, क्या बना लिया भैया, इंसुलिन बना लिया, इंसुलिन बना लिया। और अगर बात आए कि और क्या कर सकते हैं दोस्त, और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और भी देखें अगर मेडिकल के फील्ड में, तो हम डायग्नोसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेडिकल के फील्ड में और भी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बनाना हो, क्या आपने सुना होगा नाम मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के बारे में। मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी नाम सुन लेते हैं, नहीं सुना होगा कोई बात नहीं। मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के बारे में, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के बारे में, या इसे लिख दे इंग्लिश में तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी बनाते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडोम टेक्निक, संकरणीय तरीका, हाइब्रिडोम। बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा कि हम कैसे कैसे अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग, या हम कहें तो बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हमने अपने मेडिकल के फील्ड में किया है। तो एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी का या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। ये टेक्निक, जो तरीका जो इस्तेमाल करेंगे उसे हम हाइब्रिडोम कहते हैं, ना संकरण करेंगे किसी चीज का। हाइब्रिड मतलब होता है संकरण, यानी कोई ऐसा चीज जिसमें दो चीजों का मिक्सचर हो उसे हम संकर कहते हैं, और इस प्रोसेस को संकरण कहते हैं। तो इसी संकरण तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और हम हाइब्रिडोम बना रहे होंगे किसी चीज का। अब जहन में सवाल आया भैया किसका, तो आपको भी पता होगा जो कैंसर सेल होती हैं, कैंसर सेल होती हैं, जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं, जो कैंसर कोशिका होती है वो बहुत ही तेजी से डिवाइड करती है, यानी उनके बीच में विभाजन जो होता है बहुत ही तेजी से होता है। उसे हम कहते हैं माइलोमा सेल, माइलोमा सेल्स। ठीक है, माइलोमा सेल है, और इसकी एक खासियत होती है क्या, कि ये विभाजित बहुत तेजी से होती है, विभाजन, इनमें जो विभाजन होता है वो क्या होता है, तेजी से होता है, तेजी से होता है।
इनमें जो विभाजन होता है माइलोमा सेल या कैंसर सेल में, वो बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है। तो हमने सोचा कि इस कैंसर सेल का क्यों नहीं इस्तेमाल कर ले। तो भैया कैसे इस्तेमाल करेंगे, भैया कहाँ चाहोगे कैंसर हो जाए किसी को। लेकिन किसी से अगर हम कैंसर सेल निकाल लें, किसी को हुआ हो और वहां रैपिडली डिवाइड सेल्स पाई जाए, क्यों, क्योंकि इनकी खासियत होती है कि बहुत तेजी से क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, बहुत तेजी से विभाजित करती हैं। अब हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये भी पता है कि हमारे पास लिम्फोसाइट होती है। क्या होती हैं, लिम्फोसाइट। ए लिम्फो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का जिक्र सुना होगा। तो हमारे पास लिम्फोसाइट सेल जो होती है वो क्या करती है, प्रतिरक्षी बनाती है, ये भी पता होगा, यानी एंटीबॉडी बनाती है। बनाती है कि नहीं बनाती है, प्रतिरक्षी बनाती है या एंटीबॉडी बनाती है। हमारे पास जो लिम्फोसाइट होती है वो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनाती है। बहुत प्यार से समझिएगा। तो हमने लिया एक कैंसर कोशिका जिसे हम बोल रहे हैं माइलोमा सेल। दूसरा लिया लिम्फोसाइट जिसके अंदर एक खासियत होती है कि ये प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बहुत ही आराम से बनाती है। ठीक है, अब समझते हैं इन दोनों का हमने किया क्या। हमने क्या किया, एक कैंसर सेल लिया और एक हमने लिया लिम्फोसाइट, दोनों को अलग कर देते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो कैंसर सेल को हम सफेद से बना ले। हमने क्या किया, इस कैंसर सेल में अपने लिम्फोसाइट को एडिट कर दिया। हमने लिम्फोसाइट डाल दिया, दोनों को संकरित कर दिया, संकरण हो गया ना, हाइब्रिड बन गए कि नहीं। इसीलिए इसे हाइब्रिडोम टेक्निक कहते हैं, हाइब्रिडोम टेक्निक कहते हैं। हमने क्या किया, माइलोमा सेल में ही लिम्फोसाइट को अटैच कर दिया। अब माइलोमा सेल की खासियत क्या है दोस्त, कैंसर सेल की क्या खासियत है, कि वो विभाजित बहुत तेजी से करता है। और लिम्फोसाइट की क्या खासियत है, कि ये प्रतिरक्षी तत्व बना सकता है। यानी कोई भी प्रतिजन यानी एंटीजन, मान लीजिए हमने इसी सेल को या हाइब्रिड जो है इसको एक एंटीजन दिया, इसके सामने एक एंटीजन एक्सपोज किया, प्रतिजन जिसे कहते हैं। क्या किया, एक प्रतिजन या एंटीजन एक्सपोज किया। प्रतिजन या एंटीजन एक्सपोज किया। तो जब प्रतिजन या एंटीजन एक्सपोज करेंगे और जैसे वो लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में आएगा, ये लिम्फोसाइट क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, प्रतिरक्षी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा ना। और बनाएगा तो हम बोल रहे हैं माइलोमा सेल की एक खासियत है कि बहुत तेजी से डिवाइड करती है। बहुत तेजी से जब डिवाइड करती है तो बहुत कम समय में ही हम ज्यादा से ज्यादा प्रतिरक्षी बना सकते हैं कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रतिरक्षी बना लिया। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम एंटीबॉडी भी बना सकते हैं, बहुत सारा, बहुत कम समय में। बहुत सारा एंटीबॉडी हमने बना लिया कम समय में ही, इस हाइब्रिडोम टेक्निक का इस्तेमाल करके। ये भी तो जैव प्रौद्योगिकी का ही देन रहा, जैव प्रौद्योगिकी का ही तो देन रहा। चलिए आगे जानना चाहें क्या कर सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। तो एक एग्जाम्पल है जीन चिकित्सा। अब जहन में सवाल आ रहा होगा, भैया ये जीन चिकित्सा क्या होता है, जीन चिकित्सा क्या होता है। तो जीन का चिकित्सा में कैसे इस्तेमाल करेंगे, जीन का चिकित्सा में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, हमने बताया था, हमारे पास जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे लिम्फाइड आर्गन जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो बी लिम्फाइड आर्गन में बी और टी सेल क्या होती है, मेच्योर होती हैं। पढ़ा होगा आपने, जो लिम्फाइड आर्गन है उसमें बी और टी सेल मेच्योर होती हैं, पढ़ा होगा, बी सेल और टी सेल, बी सेल और टी सेल इसमें मेच्योर होती हैं। अच्छा, बी सेल के बारे में आपको पता होगा कि बी सेल प्रोवाइड कराती है तरल माध्यमिक प्रतिरक्षा, यानी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। लिख लें, तरल से मिलने वाला प्रतिरक्षा। और ये टी सेल प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड
क्या हो गया, बोर्ड को ठंड लग गई क्या? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। यानी कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बी और टी सेल, तो इसके मेच्यूरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक एंजाइम होता है। इसके मेच्यूरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक एंजाइम होता है जो इनके मेच्योर करता है, इनके ग्रोथ में, इनके डेवलपमेंट में जो हेल्प करता है, जिसका नाम होता है एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम। क्या होता है नाम भैया? एडिनोसिन, एडिनोसिन डी एमिनेज। एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, इनके मेचुरेशन के लिए जरूरी होता है, जिसे एडीए बोलते हैं। एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या, एडीए, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम को। यानी इनके मेचुरेशन के लिए ये जरूरी एंजाइम होता है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये मेच्योर नहीं होंगे, और जब ये मेच्योर ही नहीं होंगे तो अपना काम कहाँ से करेंगे? यानी किसी, अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसके में एडिनोसिन डी एमिनेज बनाने वाला जो जीन है वही डिफेक्टिव हो या फॉल्टी हो, जो भी जीन है, मान लीजिए इसको बनाने के लिए कोई जीन होगा, इसको बनाने के लिए कोई जीन तो होगा, और मान लीजिए जो जीन है वही डिफेक्टिव हो किसी बंदे में, क्या हो, डिफेक्टिव हो या फॉल्टी हो। डिफेक्टिव हो या फॉल्टी हो, लेकिन उस बंदे के साथ क्या होगा कि भैया इनके पास तो एडिनोसिन डी एमिनेज बन ही नहीं पाएगा, और जब एडिनोसिन डी एमिनेज नहीं बन पाएगा तो इनका बी सेल और टी सेल तो मेच्योर ही नहीं हो पाएंगे, और जब मेच्योर ही नहीं हो पाएंगे तो इनकी प्रतिरक्षा प्रणाली की तो बैंड बज गई। इनके अंदर तो कोई प्रतिरक्षा प्रणाली है ही नहीं, इनको तो थोड़ा सा भी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा दुख देगा, क्योंकि बॉडी के जो लड़ने की क्षमता है उनके अंदर तो है ही नहीं। तो मान लीजिए कोई ऐसा बंदा हो जिसके अंदर एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम की कमी हो गई, तो उसके एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं क्या, एस सी आई डी। एस सी आई डी, एस सी आई डी का मतलब होता है सीवियर कंबाइन इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। यानी कोई बंदा ऐसा जिसमें क्या है, एडीए की कमी हो गई, तो बी और टी सेल तो इनके मेच्योर होंगे नहीं, और जब ये मेच्योर नहीं होंगे तो डेफिनेट सी बात है इनकी प्रतिरक्षा प्रणाली तो बैंड बज गई। बैंड बज गई, अगर ऐसे बैंड बजी हालात में है तो उस बीमारी को हम बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर, या एस सी आई डी, स्किड कहते हैं इसे। तो हम कर क्या सकते हैं, ऐसे पेशेंट की मदद कैसे कर सकते हैं? तो पहली बार ये ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया गया एक 4 साल की बिटिया में। एक 4 साल की बिटिया में पहली बार इस्तेमाल किया गया, 4 ईयर गर्ल में। और हमने क्या किया, जो जीन रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, जीन जो उत्तरदायी था किसके फॉर्मेशन के लिए भैया, एडीए, एडिनोसिन डी एमिनेज के फॉर्मेशन के लिए, उस जीन को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, पहचाना, और पहचानने के बाद उसे हमने ट्रांसफर किया। ट्रांसफर किया कहाँ पे भैया, तो उस बच्ची में। और जब बच्ची में ट्रांसफर हो गया, उसके में सही जीन पहुंच गया, तो उसने सही एडीए बनाना चालू कर दिया होगा, और हम इस तरह से इसका एप्लीकेशन करके हम जीन थेरेपी कर सकते हैं। बात समझ में आई कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसे? समझ में आई? कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। भैया दूसरा आया, अब क्या कर सकते हैं दोस्त, चलिए ये तो जीन थेरेपी हो गई। तो आणविक निदान, आणविक निदान को हम बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस।
मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कि डायग्नोसिस में कैसे इससे हेल्प ले सकते हैं, डायग्नोसिस में कैसे इसकी मदद ले सकते हैं। तो डायग्नोसिस मतलब समझ ही रहे होंगे, मान लीजिए कोई बीमारी होती है आपको, कोई बीमारी हुई आपको या लग रहा है कि इसके लक्षण ऐसे हैं, बीमारी हो सकती है, तो आप क्या करते हो, पैथोलॉजी जाते हो, और पैथोलॉजी जाते हो तो जो भी डॉक्टर साहब ने लिखा होता है वो टेस्ट कराते हो। कभी पॉजिटिव आता है, कभी नहीं आता है। लेकिन हम कई कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए एक नाम सुना होगा आपने, इनक्यूबेशन पीरियड। पहले समझ लेते हैं इसे, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि भैया कहना क्या चाहते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। मान लीजिए हमने बोला कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर के काटने में क्या है कि मच्छर काटे और प्लाज्मोडियम हमारे अंदर जाए तो हमें मलेरिया कॉज करता है, हमारे अंदर क्या करता है, वो मलेरिया के लक्षण बनाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अभी एक मादा क्यूलेक्स बैठी और हमें काटा और हम कांपना चालू कर देंगे। यानी जो भी पैथोजन है या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे शरीर में जाएगा, और हमारे शरीर के मशीनरी का इस्तेमाल करके पहले तो अपनी संख्या बढ़ाएगा, संख्या बढ़ाएगा, और उसके द्वारा संख्या बढ़ाएगा तो डेफिनेट सी बात है हमारे अंदर खा भी रहा होगा, हम परपोषी की तरह हैं और वो परजीवी की तरह है। तो जब जहाँ खाएगा वहाँ, तो फिर क्या होगा, जब उसका मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे शरीर में बढ़ने लगेगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना पहुंच जाएगा, तो हमारे अंदर क्या होगा, लक्षण दिखाई चालू होंगे। तो एंट्री तो कभी और हुई और लक्षण कहीं और मिला कुछ कुछ दिन बाद। तो एंट्री के दिन और लक्षण आने के दिन के बीच का जो गैप है, इसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या कहते हैं भैया, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है। अब हम क्या है कि बहुत सारी डिजीज ऐसी है जिनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, जिनके लक्षण आने में बहुत दिन लग जाते हैं, पता नहीं चल पाता हमें कि भैया क्या हुआ है। तो ऐसी बीमारियों को अगर हमें पता करना हो कि भैया का ये बीमारी है कि नहीं है, तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि आप जब भी किसी बंदे की सर्जरी होने जाती है, देखा होगा, तो हम एक प्रोटोकॉल के तौर पे उसके बहुत सारे टेस्ट कराते हैं कि देख लें कि ये बीमारी है कि नहीं है, इसके में है कि नहीं ये बीमारी इसके पास। तो हम बहुत ज़्यादा कॉमन अगर सर्जरी की बात करें तो आपने HIV टेस्ट देखा होगा, लगभग हर सर्जन सर्जरी वाले पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है। तो हम करेंगे कैसे, हम तो बस एक सस्पेक्ट कर रहे हैं ना कि इसके में है कि नहीं है, बस इस चीज के लिए ही तो इसको कर रहे हैं, पता करना चाह रहे हैं, बस इस चीज के लिए ही पता करना चाह रहे हैं कि भैया इसके अंदर है कि नहीं है। तो अगर हम बस एग्जाम्पल लेना चाहें कि हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेंगे जिसका पूछा गया है, कभी कभी बस फुल फॉर्म ही पूछा गया है लेकिन फिर भी जान लें। एलाइजा नाम सुना होगा, नाम सुना होगा। इसके फुल फॉर्म ही पूछ लिए जाए और आप जवाब दे दे वही काफी है आपके लिए। इसका फुल फॉर्म जो होता है एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजार्वेंट। ऐसे, ठीक है। हम जानेंगे कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा PhD करने की जरूरत नहीं है, बस एक मोटा मोटी तौर पे जान लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत नहीं पूछा जाएगा इससे, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके यहाँ तो एग्जाम्पल ही पूछ लिया जाए वही काफ़ी है। फिर भी हम जान ले कि भैया क्या होगा इसमें। तो क्या होगा अगर हम जानना चाहें, तो जैसे मान लीजिए किसी बंदे का एलाइजा टेस्ट, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको HIV हुआ है कि नहीं हुआ है, हम जानना चाहते हैं। तो कोई भी इस तरह का डायग्नोसिस जब हम परफॉर्म करते हैं, तो बेसिकली वो बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे किसके पे भैया, तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में जो संबंध है, जो रिएक्शन होगा उस पे डिपेंडेंट होता है। इसी से ऑब्जर्व करते हैं।
तो हम करते क्या है एलाइजा के केस में, करते क्या है जैसे समझ लीजिए, जो इस्तेमाल करते हैं हम प्लेट, कुछ ऐसा होता है। बस क्यूरियोसिटी के लिए थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। नाम जानना चाहेंगे तो नाम भी होता है इसका, पॉलीस्टाइरिन माइक्रोटाइटर प्लेट, पॉलीस्टाइरिन माइक्रोटाइटर प्लेट। ये पॉलीस्टाइरिन माइक्रोटाइटर प्लेट नामक, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल स्लाइड आप देखते होंगे तो एकदम प्लेन रहता होगा, लेकिन इसको देख रहे हैं तो इस पे ऐसे ऐसे गड्ढे बने हुए हैं, दरारें बने हुए हैं, जिसे वेल्स कहते हैं। चलिए ये भी जान लीजिए, इन्हें वेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इन्हें हम वेल्स कहते हैं। तो वेल्स कह दिया हमने। अब क्या होगा, अब हम इस पे एंटीजन, खुद ही एंटीजन, क्योंकि हमें पता क्या करना है कि जो हमने सस्पेक्ट ला, जैसे मान लीजिए हमने ए को कहा कि भैया आप अपना ब्लड टेस्ट करा लो कि आप एलिजा पॉजिटिव हो कि नहीं, आप एचआईवी पॉजिटिव हो कि नहीं, मान लीजिए हमने उससे ऐसा बोला। तो हमने हमें ये भी पता है कि एंटीजन या प्रतिजन वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या बनाए, प्रतिरक्षी बनवाएं। यानी एंटीजन्स आर द सब्सटेंस विच हैविंग कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। यानी एंटीजन, अगर कोई प्रतिजन हमारे शरीर में जाएगा और हमारे लिम्फोसाइट के संपर्क में आएगा, तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगी। बनाएंगी कि नहीं? तो बनाएंगी। तो हमें पता करना है, हमें पता कैसे चलेगा भैया कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं? तो हमें पता करना पड़ेगा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के हिसाब से। तो हम करते क्या है, जो पॉलीस्टाइरिन माइक्रोटाइटर प्लेट है, इस पे एंटीजन आर्टिफिशियल जो हमारे पास है GP120, हमने एंटीजन, बस आपको समझाने के पर्पज से बता रहे हैं, एंटीजन क्या किया, यहाँ लगाया इस पे। तो एंटीजन को जो वेल्स होंगी, हमने एंटीजन स्प्रेड किया, जो वेल्स होंगी वहां पे एंटीजन क्या होगा, चिपक जाएगा ऐसे। लिख लीजिएगा, प्रतिजन है यानी एंटीजन है, नाम जानने की जरूरत नहीं है, एंटीजन। अब हम क्या करेंगे, हमने एक ऐसा प्लेट ले लिया जिसपे हमने एंटीजन लगा रखा है, जिसपे हमने क्या किया है, एंटीजन लगा रखा है। अब हमारा पर्पज क्या है, हम जानना चाहते हैं कि जो सस्पेक्ट है क्या उसके अंदर ये एंटीजन है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये एंटीजन है तो एंटीबॉडी जरूर होगा। अब हम करते क्या है, जो भी सस्पेक्ट है उससे क्या करते हैं, सीरम लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? कहते हैं भैया सीरम दे दो अपना। और सीरम को क्या करते हैं, इस पे पोर करते हैं। डेफिनेट सी बात है, आपको भी लग रहा होगा कि जैसे सीरम पोर होगा, तो सीरम में अगर एंटीबॉडी अगर होगा, तो ये एंटीजन, यानी अगर एंटीबॉडी होगा यानी प्रतिरक्षी अगर होगा यहाँ पे, तो एंटीजन से तुरंत याराना करेगा, जो भी इनके बीच में प्यार होगा, जैसा भी प्यार होगा, इनसे अटैच होगा। चलिए अटैच हो गया, तो हम करते क्या है, पता करते हैं कि कैसे है। तो इनके बीच क्या होगा, अब हमने क्या किया, इस प्लेट को ऐसे कर दिया। अब हमें दिखेगा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि नंगी आंखों से देख लेंगे कि भैया क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी मिल गए कि नहीं, ऐसा तो है नहीं कांड कर रहे होंगे, डीजे बजा रहे होंगे मिलके। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने सीरम ले लिया, तो सीरम को करने के बाद इसको, जो भी प्लेट था, जो भी प्लेट था हमारा, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। जो भी हमारा प्लेट था, जो भी हमारा ऐसा प्लेट था, सॉरी, जो भी ऐसा प्लेट था और इस पे हमने प्रतिरक्षी लिया था, और हमने क्या लिया था, सीरम लिया था, जो भी सस्पेक्ट था उसका। और हम देखना चाह रहे हैं कि एंटीबॉडी सीरम में है कि नहीं है। तो हम करते क्या है, अगर एंटीबॉडी होगा तो डेफिनेट सी बात है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ होगा। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्लेट को एक्सपोज करते हैं, इस प्लेट को क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। कहाँ पे भैया? तो एक्सपोज करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेट, यानी एल्कलाइन फॉस्फेट इस प्लेट पे डालते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेट।
क्या करेंगे, एल्कलाइन फॉस्फेट डालेंगे इस प्लेट पे, और एल्कलाइन फॉस्फेट डालेंगे तो ये बाइंड हो जाएगा। एल्कलाइन फॉस्फेट क्या करेगा, ये बाइंड हो जाएगा किसके साथ, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ। एल्कलाइन फॉस्फेट किसके साथ बाइंड हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ क्या करेगा, ये बंद बना लेगा, बाइंड हो जाएगा। अब बाइंड अगर हो गया तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोज करेंगे। ये जो हमने एल्कलाइन फॉस्फेट डालने के बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसे देखेंगे। सिंपल सी बात है यार कि अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना होगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये अलग दिखाई देंगे। अगर नहीं एंटीजन या एंटीबॉडी नहीं रहा होगा सीरम में, तो सीरम में एंटीबॉडी नहीं रहा होगा तो डेफिनेट सी बात है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बना होगा। तो इस तरह से कोई डिजीज अगर हमें सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं कि भैया सस्पेक्टेड, मतलब ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप पीड़ित हो या नहीं हो। तो ऐसे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इस्तेमाल करते हैं इस फील्ड का। ठीक है, अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात कर लें। ट्रांसजेनिक एनिमल्स यानी ट्रांसजेनिक, नाम समझिएगा, पहले तो समझिएगा परजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल। जैसे हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप देखा, यानी ऐसा पौधा जिसके जीन, ट्रांस मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह, जिनका जेनेटिक कंपोजिशन हमने चेंज किया था उन्हें हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बोला। तो डेफिनेट सी बात है जिनका जेनेटिक कंपोजिशन हमने एनिमल में अगर हम चेंज करें तो उसे ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे कि नहीं, उसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे, तो बोल देंगे। तो ट्रांसजेनिक एनिमल बोल दें। तो ट्रांसजेनिक एनिमल हम करते क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब जिनका जेनेटिक कंपोजिशन हमने चेंज किया है। तो एक बात याद रखिएगा कि ट्रांसजेनिक एनिमल में हम करते क्या है, जो भी एनिमल्स जिसमें मान लीजिए किसी को किसी को पता करना हो कि कोई इंजेक्शन या कोई वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं, कोई एंटीबॉडी डिस्कवर करना हो, तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे एनिमल का ही इस्तेमाल करते हैं, किसी दूसरे प्राणी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ट्रांसजेनिक एनिमल में समान क्रिया, समान शरीर की क्रियाएं और विकास को पता करने के लिए, मान लीजिए कोई डिजीज है तो डिजीज किसके वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, या क्या क्या सिम्टम है उस डिजीज के, क्या कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कैसे होता है, कैसे सही होगा। तो इन सबको हम अपने अंदर तो पता करेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए भी कोरोना आया था, तो कोरोना के खिलाफ जब भी हमने वैक्सीन बनाया होगा तो ऐसे डायरेक्ट इंसान को लगा दिया होगा, किसी कुछ किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऐसे जीव में हमने डाला होगा इसका एंटीजन, या जो भी वायरस है उसको इन्फेक्ट किया होगा और उसके बॉडी का रिएक्शन देखा होगा, फिर हमने अपनी तरफ से जो भी बनाया होगा उसको डाला होगा, देखा होगा कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो नॉर्मल क्रिया जानने के लिए, विकास जानने के लिए, रोगों के अध्ययन के लिए, या जैविक उत्पाद बनाने के लिए, कोई भी अगर जैविक उत्पाद हम बना रहे हैं उसके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। या टीका सुरक्षा, मान लीजिए कोई हमने वैक्सीन ही बनाया, मान लीजिए हमने कोई वैक्सीन बनाया, तो वैक्सीन सेफ्टी कैसे चेक करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट इंसान में लगा देंगे, डायरेक्ट इंसान में लगाएंगे नहीं। तो वैक्सीन सेफ्टी चेक करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल, यानी ऐसे एनिमल जिनका जेनेटिक कंपोजिशन हमने चेंज किया वो ट्रांसजेनिक एनिमल है। और हमारा पर्पज यही है कि जो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं मानव के विकास के लिए या मानव के वेलफेयर के लिए, तो जो भी चीज हम डिस्कवर करें उसको पहले चेक कर लें दूसरे पे। 95% केसेस में हमने माइस माइस चूहे का इस्तेमाल किया है, सबसे ज्यादा चूहे का इस्तेमाल किया गया है किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग के केस में। फिर आती है बात कि चलिए ठीक है, अगर हम बात करें, किसकी बात करें भैया, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी ऑब्टेन करते हैं इसे, जैविक उत्पाद का अगर जिक्र कर लें, तो जैविक उत्पाद का जब हम जिक्र करेंगे तो एक नाम आएगा हमारे सामने, कौन, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन के बारे में। इसे हम ऑब्टेन करते हैं कहां से, सिप से। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो होता है ये यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसिमा। इम्फाइसिमा सुना होगा जब भी आपने, इम्फाइसिमा सुना होगा जब आपने रिस्पायरेशन में डिसऑर्डर पड़े होंगे तो। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसमें, इम्फाइजिमा के ट्रीटमेंट में।
इम्फाइसिमा के ट्रीटमेंट में। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन सिप से हमने ऑब्टेन किया। फिर इसी तरह सुना होगा आपने लैक्ट एल्बुमिन के बारे में, रोजी के बारे में, काऊ के नाम सुना होगा, रोजी काऊ के बारे में सुना होगा नाम, जिसमें क्या बनता था, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल कहने का मतलब ये है कि हम जेनेटिक कंपोजिशन चेंज करके, हम जेनेटिक कंपोजिशन एनिमल का चेंज कर दें और अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करें उनसे। तो हम ऐसे जिनका जेनेटिक कंपोजिशन हमने चेंज किया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ट्रांसजेनिक एनिमल, अगर एनिमल है तो ट्रांसजेनिक एनिमल, अगर पौधा है तो ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब बात आएगी रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। तो कोई भी केमिकल इस तरह का बनता है, अगर हमने कोई भी केमिकल या कोई भी मेडिसिन बनाई है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपरली उसको चेक करते हैं, चेक करके देखते हैं कि क्या ये मैनकाइंड के लिए सही है कि नहीं है, या बहुत सारी चीजें ऐसे हम पढ़ लेते हैं। तो केमिकल सेफ्टी लेते हैं, केमिकल सेफ्टी के बाद टीका सुरक्षा, वैक्सीन सेफ्टी, जैव उत्पाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल का, रोगों के अध्ययन में इस्तेमाल करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का, सामान्य शरीर का क्रिया या विकास देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का। अब जब बात आएगी तो बात आएगी नैतिक मुद्दे। नैतिक मुद्दे क्या है, नैतिक मुद्दों की ही बात करें तो हमने अभी एक जिक्र किया था नाम कि हम चूहों का 95% लगभग जितने भी हम मेडिसिन या इस तरह की चीजें डिस्कवर करते हैं, तो 95% बार हमने लगभग चूहों का इस्तेमाल किया। तो सिंपल सी बात है कि किसी चीज का, किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी प्राणी का इतना इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पहली बात, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, उसका यूज जो है वो सीमित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। क्योंकि हमारा पर्पज यही था, क्या हमारा पर्पज यही था कि वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए इस्तेमाल करेंगे जैव प्रौद्योगिकी का। तो इस मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो इसको इंश्योर कौन करेगा, तो इसके लिए क्या होती है, एक कमेटी होती है जिसे बोलते हैं जीईएसी। जीईएसी, जीईएसी का मतलब हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो कोई भी चीज अगर हमने डिस्कवर की है, कोई भी चीज हमने बनाई है, तो हम इसके समक्ष रखेंगे पूरे पैटर्न को कि हमने कैसे बनाया, क्यों बनाया, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, इन तमाम चीजों को हम इस कमेटी के तहत रखेंगे। फिर एक कमेटी क्या करेगी, उस चीज को अप्रूव करेगी कि हाँ भैया हम इसका इस्तेमाल या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको कॉमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप बड़े लेवल पे इसका उत्पाद कर सकते हैं और मार्केट में इसे बेच सकते हैं। इसी के साथ जुड़े हुए दो बातें आएंगी, बायो एथिक्स और बायो पायरेसी। बायो पायरेसी, बायो पायरेसी का मतलब क्या हो भैया, पायरेसी मतलब पायरेटेड सीडी जो सुना ही होगा, यूपी वाले हो, पायरेटेड सीडी सुना होगा, यानी नकली सीडी देखते थे पहले। तो पायरेसी का मतलब क्या होता है, चोरी करना। बायो मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो सिंपल सी बात है, हमने कोई वैक्सीन खोजी, तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर कराएंगे और जीईएसी क्या करेगी, हमें अप्रूव करेगी, हम पेटेंट कराएंगे अपने नाम से कि पीयूष तिवारी ने ये वैक्सीन बनाई, और यही उसके लीगल हकदार हैं कि वो उसको कॉमर्शियलाइज करके बेच सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मान लो हमने एक सुई, हमारी एक लीक हुई और किसी दूसरे बंदे ने भी सेम कंपोजिशन की सुई बना दी विदाउट द अप्रूवल ऑफ जीईएसी, तो चोरी हो गई ना। तो इसे हम बोलते हैं बायोपायरेसी। तो बायो एथिक्स हो गया, बायोपायरेसी। बायो एथिक्स का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज का इतना धड़ल्ले से इस्तेमाल ना करें कि जो हम वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए यूज करने वाले थे, वो मैनकाइंड को ही डिस्ट्रॉय कर दे। तो हम जो भी चीज इस्तेमाल करेंगे, जो भी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, हम बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि हम वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होता है, ये चैप्टर खत्म होता है, और बहुत प्यार से मुझे उम्मीद है कि बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी के दोनों पार्ट, एक तो प्रिंसिपल और प्रोसेस, और दूसरा इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। दूसरी बात, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, एकदम हेडक मत लीजिए, चिल रहिए, मस्त तैयारी करिए, मस्त लिख के आइए। धन्यवाद।